अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ समिया आमिर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समियाज़ कुकिंग हब। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रबड़ी वाला कसूरी कुल्फ़ी फ़ालूदा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज की रेसिपी में हम फ़लूदे की सवैयाँ भी घर पे ही बनाएंगे और मैं आपको मशीन के साथ और मशीन के बगैर दोनों तरह से बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी बहुत आसान है, बस ज़रा गौर से देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम फ़लूदे के लिए कुल्फ़ी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ बादाम और पिस्ते एक पैन में डाले हैं और मैं इन्हें ड्राई रोस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना, बस इनको हल्का सा क्रिस्पी ही करना है। उसके बाद 2 ब्रेड स्लाइसेस ले रही हूँ मैं। पाकिस्तान में ब्रेड स्लाइस थोड़ा छोटा होता है, अगर आउट ऑफ कंट्री आप बना रहे हैं तो एक ब्रेड का स्लाइस काफ़ी होगा और इसके किनारे यूँ बारीक काट लें। नट्स जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे वो अब ठंडे हो चुके हैं, वो अब हम ग्राइंडर में डाल देंगे। 2 अदद सब्ज़ इलायची के दाने भी बारीक पीस कर रखे हुए हैं, वो भी इसी ग्राइंडर में डाल दिए। और फिर उसके बाद ब्रेड स्लाइसेस, इनके भी बहुत छोटे छोटे से टुकड़े काटकर हम इसी ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे। मैं इन्हें पीस कर बहुत बारीक पाउडर की तरह कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो इनको दरदरा सा भी पीस सकते हैं। ये देखें, इस तरह से कुछ इसकी कंसिस्टेंसी है जो कि मैंने तैयार की है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि एक देगची में मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया। अगर आप कप में देखें तो ये 3.5 कप होगा। एक प्याली के अंदर मैंने 1 चाय की चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है और उसमें 1/4 कप दूध डालने के बाद हम इसको मिक्स करके अच्छी तरह से इसकी एक पेस्ट बनाकर एक साइड पर अपने पास रख लेंगे। दूध को बॉयल आ चुका है, इसे मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाऊंगी। इससे ज़्यादा मुझे पकाने की ज़रूरत नहीं है और बस इतना पकने के बाद हम इसे उठाकर एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम शुगर को कैरमलाइज़ करेंगे और एक पैन लिया मैंने और उसके अंदर मैंने आधा कप चीनी यूँ डालकर फैला दी है। फ्लेम इस वक्त मेरा बहुत हल्का है और आप देखें कि किनारों से आहिस्ता आहिस्ता चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। इस दौरान मैं चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी और फ्लेम को हल्का रखते हुए आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता चीनी मेल्ट होती चली जाएगी। कुछ मिनटों के बाद जब आप देखें कि शुगर 80% तक मेल्ट हो चुकी है तो तब आप हल्के हाथ के साथ इसको यूं स्टिर करें। फ्लेम आपने मुस्तकिल हल्का रखना है, वरना चीनी एकदम से डार्क ब्राउन हो जाएगी बल्कि जलना शुरू हो जाएगी। अब आप देखें कि शुगर पहले से और अच्छी बेहतर तरीके से मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो गया है। आंच को मुस्तकिल हल्का रखते हुए और स्पैचुला से यूज स्टिर करते हुए मैं देख रही हूँ कि चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। दूध जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ था इसे मैंने दोबारा से फ्लेम के ऊपर रखा है और ये कैरमलाइज़ की हुई शुगर मैं फ़ौरन ही इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आप इसको ठंडा कर देंगे तो ये पैन में फ़ौरन जम जाएगी। आप देखें कि दूध ने फ़ौरन बॉईल होना शुरू कर दिया क्योंकि दूध बहुत गर्म था। शुगर दूध के अंदर जाने के बाद यूँ क्रिस्टल की तरह हो गई है। आपने इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ देर जब हम दूध को पकाएंगे तो ये इसके अंदर फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाएगी। 4 से 5 मिनट ही मैंने दूध को पकाया और यूँ मैं इसको मुस्तकिल स्पैचुला के साथ हिलाती चली गई हूँ और अब आप देखें कि शुगर के क्रिस्टल इसके अंदर मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो चुके हैं। अब मैं दूध को मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने दूंगी और फिर उसके बाद जो मैंने मटेरियल ग्राइंड करके रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसे फ़ौरन ही मैंने यूँ स्पैचुला के साथ मिक्स किया है और खूब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये मिक्सचर जो है आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसमें आधा कप खुश्क दूध यानी ड्राई मिल्क डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मैंने इसको विस्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर दिया ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। कुछ देर हल्की आंच पर मैं इसे मज़ीद पकने दे रही हूँ और अब आप देखें कि मटेरियल कितना अच्छा थिक हो गया है और बिल्कुल खोया रबड़ी जैसा लग रहा है। इस स्टेज पर मैंने चीनी को चेक किया है और मुझे लगा है कि चीनी थोड़ी सी कम है, तो मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून चीनी और डाल रही हूँ। बहरहाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसकी क्वांटिटी को सेट कर लीजिएगा। मुस्तकिल चम्मच हिला रही हूँ और मीडियम फ्लेम पर ये रबड़ी पक रही है इस वक्त और अब आप देखें कि काफ़ी थिक हो गई है। इसमें मैं अब वो जो कॉर्नफ्लावर की पेस्ट बना के रखी हुई थी वो इसमें डाल रही हूँ और मुस्तकिल चम्मच से हिलाती चली जा रही हूँ और अब ये मटेरियल बहुत अच्छा थिक और आपको खोया रबड़ी जैसा लग रहा है।
कुछ मिनटों के लिए मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी और आप देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त हो गई है। अगर आप इस स्टेज पर इसमें थोड़ा खोया डालना चाहें या अगर आपके पास घर में थोड़ी बर्फ़ी पड़ी हुई है तो वो भी इसमें बारीक बिल्कुल अच्छी तरह से करके आप डाल सकते हैं। और अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ और मटीरियल को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। मटीरियल अब ठंडा हो चुका है और अब आप देखें कि इस तरह से ये काफ़ी अच्छा थिक है। एक बार इसको मैंने खूब अच्छे तरीके से विस्क के साथ फेंट लिया है ताकि इसके अंदर कोई मलाई वगैरह ना बने। कुल्फ़ी के यूँ इस तरह से मैंने सांचे ले लिए और इसके अंदर अब मैं ये मटीरियल फ़िल कर रही हूँ और मैंने इसमें ऊपर तकरीबन 1 इंच इसको नीचे रखा है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही सांचे आपके पास हों, आप इसकी जगह कप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें फिल कर देने के बाद अब मैं इन्हें अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर दूंगी ताकि इसके अंदर आइसिकल्स ना बने। और फिर उसके बाद मैं इन्हें फ्रीज़र में तकरीबन 8 से 10 घंटों के लिए रख दूंगी। आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम इतनी देर के लिए ज़रूर रखें कि जितनी देर में ये जम जाएँ। इसी मटेरियल को हम फ़ालूदे में रबड़ी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने बचे हुए मटेरियल को एक प्याले में डाल दिया है और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी मिक़दार को ज़्यादा भी बना सकते हैं। नेक्स्ट अब हम फ़ालूदे की सेवइयाँ बनाएंगे और उससे पहले हम तमाम तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। एक देगची में मैंने खूब ठंडा पानी डाला है और उसके अंदर यूँ बर्फ़ के क्यूब्स डाल दिए हैं। ये मेरे पास फ़ालूदा बनाने की मशीन है जिसमें आप देखें कि अंदर बारीक बारीक से सुराख है। और इसका तरीका ये होगा कि हम मटेरियल डालने के बाद यूँ इसको ऊपर से प्रेस करेंगे और ठंडे पानी में जब सेवइयाँ जाएंगी और वो फिर बहुत अच्छी सी शेप में आ जाएंगी। कुल्फ़ियाँ फ्रीज़र में रखने के बाद जम चुकी हैं और इन्हें मैंने पानी लगाने के बाद यूँ आराम से बाहर निकाल लिया और इसको आप साबुत भी रख सकते हैं और इस तरह से इनके पीसेस भी काट सकते हैं। मैंने यूँ 3 इसके पीस काट लिए हैं। इनके अंदर जो स्टिक है उसकी वजह से इन्हें यूँ खींच के बाहर निकालना पड़ता है। बहरहाल मैंने इन्हें आसानी से बाहर निकाल दिया। सेवइयाँ बनाने के लिए एक पैन में मैंने आधा कप कॉर्नफ्लावर या आप अरारोट भी ले सकते हैं, 1 चाय की चम्मच चीनी डाल दी है और उसी कप को 3 दफ़ा मैयर करके पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। यानी 1.5 कप पानी डालने के बाद मैंने विस्क के साथ इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स किया है और मुकम्मल तौर पे मिक्स कर देने के बाद मैंने आंच को चलाया है और इसको हलाते हलाते एक साइज़ को थिक करते चले जा रहे हैं। अब आप देखें कि मटेरियल थिक होता चला जा रहा है। मुस्तकिल इसको मैं विस्क के साथ यूँ फेंटती चली जा रही हूँ। मटेरियल पहले से और ज़्यादा थिक हो गया और अब मैंने स्पैचुला पकड़ लिया ताकि मैं किनारे से इसको साफ़ करती जाऊँ और दरमियान में इकट्ठा कर रही हूँ। मटेरियल पहले दूधिया रंग का था यानी वाइटिश था, अब आप देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि मैंने हर चीज़ की डिटेल आपको बहुत अच्छे से बता दी है। अब आप देखें कि मटेरियल मुझे लग रहा है कि काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गया है और मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। मशीन के बगैर बनाने के लिए मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और इसको मैंने यूँ ग्लास के ऊपर डाल दिया है और मैं थोड़ा सा मटेरियल इसके अंदर अब डाल रही हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि मशीन के बगैर ये सेवइयाँ कैसे बनेंगी। काम करने की स्पीड को मैंने बहुत तेज़ रखा है क्योंकि ये मटेरियल बहुत जल्दी जम जाता है। पाइपिंग बैग को यूँ मैंने गिरा लगाकर साइड पे रख दी है। मशीन के साथ सेवइयाँ बनाने के लिए हमेशा बर्फ़ वाला पानी को फ़र्श के ऊपर रखें और इसके ऊपर मशीन रखने के बाद गरम गरम मटेरियल फ़ौरन इसके अंदर डाल दें और इस तरह से इसके बाद इसको ऊपर से प्रेस कर दें। इस तरह से आपका ज़ोर बहुत अच्छी तरह से लगेगा और सारी सेवइयाँ देखें इस वक्त ठंडे पानी के अंदर है। इसे अब मैं एक साइड पर कुछ मिनटों के लिए रख दूँगी और उतनी देर में हम पाइपिंग बैग के साथ सेवइयाँ तैयार करेंगे। उसी तरह से मैंने एक प्याले में खूब ठंडा पानी रखा हुआ है और उसके अंदर बर्फ़ भी डाली हुई है। पाइपिंग बैग की टिप को मैंने हल्का सा आगे से काट लिया और कपड़े से लपेटने के बाद मैं सेवइयाँ इस तरह से ठंडे पानी के अंदर निकालती चली जा रही हूँ। बड़ी आसानी से ये मटेरियल पाइपिंग बैग से बाहर आ जाता है, लेकिन शर्त यह है कि इसका गरम गरम होना ज़रूरी है। पीछे से मैं प्रेस कर रही हूँ और आगे से हल्का सा प्रेस करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से आप देखें कि ये सेवइयों की शेप में ठंडे पानी के अंदर जा रहा है और सेवइयाँ बहुत अच्छी शेप में साथ ही साथ आती चली जा रही हैं। तमाम मटेरियल को इस तरह से मैंने सेवइयों की शेप दे दी है और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि पाइपिंग बैग यूँ बिल्कुल खाली हो गया और कुछ भी मटेरियल ज़ाया नहीं हुआ। और साथ ही देखें सेवइयाँ कितनी ज़बरदस्त शेप में आ चुकी हैं। और ये देखें जी, जो हमने मशीन के साथ सेवइयाँ तैयार की थी वो भी क्या ज़बरदस्त शेप में आ चुकी हैं। लंबी लंबी खिली खिली सी अलग अलग बहुत ज़बरदस्त सेवइयाँ तैयार हुई हैं।
इन्हें आप पानी में ही भीगे हुए फ्रिज में 3 से 4 दिन तक आराम से रख सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि कुल्फ़ी फालूदा को कैसे सर्व करेंगे। एक सर्विंग प्लेट में मैंने रबड़ी डाल दिया। आप इसकी मिकदार को अपने टेस्ट के मुताबिक सेट कर लें और ज़रूरत के मुताबिक इसके ऊपर फालूदे की सवैयाँ डाल दें। इनकी मिकदार भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सवैयाँ हमारी रेसिपी के मुताबिक बिल्कुल इस तरह से खिली खिली सी होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने कुल्फ़ी को निकाल कर कुछ देर के लिए बाहर रखा हुआ था ताकि ये बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी बर्फ़ क्रश की हुई डाल दी है, जो कि ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने तुखमलंगा 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ था और अब ये फूल चुका है और इसको ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मज़े का लगता है। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लाल शरबत डाल रही हूँ, आप इसकी जगह शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। तो अब आप देखेंगे क्या खूबसूरत प्रेजेंटेबल कुल्फ़ी फालूदा हमारा बिल्कुल तैयार है। ये खाने में भी बेहद मज़े का है। अब आप इस रेसिपी को ट्राई करें। फिर मिलते हैं आपकी पसंद की किसी बहुत अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।